मैं डॉक्टर रेणु पाठक प्रश्न बैंक 2022-23 के भाग 2 में समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के अध्याय के अंतर्गत दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला के उत्तर को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। अर्थशास्त्र विषय के सभी विद्वज्जनों और छात्रों को मेरा अभिवादन और अभिनंदन। इस इकाई में जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें 1 अंकीय 2 प्रश्नों को शामिल किया गया है और 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंक के किसी भी प्रश्न को ब्लूप्रिंट में शामिल नहीं किया गया है। अर्थात विद्यार्थी इस यूनिट से, इस इकाई से केवल 1 अंक के ही प्रश्न तैयार करेंगे, अर्थात केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ही अपना फोकस करेंगे। अन्य निबंधात्मक शैली के प्रश्नों को याद करने और पढ़ने की उनके लिए विशेष आवश्यकता नहीं है। ब्लूप्रिंट में ये जो जारी किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा, उसमें यह स्पष्ट रूप से है कि इस यूनिट से 1 अंकीय प्रश्न ही आएंगे और जिनकी संख्या लगभग 2 होगी। तो प्रश्न बैंक में दिए हुए प्रश्नों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर है समग्र का। दूसरा प्रश्न है, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। इसका उत्तर है समूह की बनावट पर ध्यान न देना समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तीसरा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है। तो इसका उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है आय एवं रोजगार सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अस्तित्व 1929 के बाद उभर कर आया है। 1929 की महामंदी के पश्चात समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, आर्थिक इकाई हो सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल उपभोक्ता, केवल उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक और अंतिम ऑप्शन है सभी। तो इसका उत्तर है सभी आर्थिक इकाई हो सकते हैं। उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम और बैंक सभी आर्थिक इकाई होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र। फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरे बड़े क्षेत्र को पारिवारिक क्षेत्रक कहते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है। तो विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम है बाह्य क्षेत्र या बाहरी क्षेत्र। अगला प्रश्न इसमें है, परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है। तो परिवार क्षेत्र की प्रमुख भूमिका उपभोग से संबंधित होती है। उपभोग करने से ही उत्पादन को गति मिलती है, उत्पादन आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, सामूहिकता शामिल है। तो इसका उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिकता का गुण समष्टि अर्थशास्त्र में ही निहित होता है। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें रिक्त स्थान बताए गए हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न बैंक 2022-23 में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, आइए उन पर गौर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि खाली स्थान दृष्टिकोण से किया जा सकता है। इसका उत्तर है समष्टि, अर्थात राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। इसके बाद है, समष्टि अर्थशास्त्र को खाली स्थान है अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसमें कई नाम भरे जा सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और आय और रोजगार विश्लेषण का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें आप कोई भी नाम लिख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार विश्लेषण का अर्थशास्त्र, योगात्मक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर।
तो इसका सही उत्तर है समग्र और समूहों के इकाइयों में परस्पर भिन्नता या विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है खाली स्थान अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े योगों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो इसके खाली स्थान में आपको लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष सामूहिक या बड़े योगों पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है खाली स्थान को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर J.M. कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है विजातीय समूहों की समस्या खाली स्थान है अर्थशास्त्र में पाई जाती है। तो विजातीय समूहों की जो समस्या है वो समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जितने भी समूह होते हैं वो सजातीय होते हैं, स्वजातीय होते हैं, उसमें विजातीय समूहों की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्रश्न बैंक के अगली कड़ी में भाग 2 के अध्याय 1 समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय का जो अगला प्रश्न है उसमें ये कहा गया है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें जो सही जोड़ी दी गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें एक तरफ दिए हैं राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, व्यक्तिगत फर्म, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो शब्द। तो इसकी सही जोड़ी बनाने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय एवं रोजगार जो हैं ये समष्टि दृष्टिकोण से संबंधित हैं, क्योंकि समष्टि दृष्टिकोण में राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का ही अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर बा श्रेणी के सी को लिया जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत फर्म। तो व्यक्तिगत फर्म का सही उत्तर है व्यष्टि दृष्टिकोण। व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा सही जोड़ी का जो विकल्प है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन चूंकि कीन्स ने किया है इसलिए ब श्रेणी में ए को इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बाद है मैक्रो अर्थशास्त्र। तो मैक्रो अर्थशास्त्र जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इसका सही उत्तर ये होगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है बी एडम स्मिथ ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। प्रश्न बैंक की अगली कड़ी में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो है सत्य और असत्य से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह कथन असत्य है। व्यष्टि बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि में नहीं बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो सत्य असत्य का पहला जो प्रश्न है वो असत्य है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है। तो इसका उत्तर है सत्य। किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का ही विषय होता है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। तो ये कथन असत्य है। विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं पाई जाती बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं। तो यह कथन भी असत्य है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो ये सत्य है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। ये कथन सत्य है। अब हम एक शब्द में उत्तर दीजिए प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इन प्रश्नों की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो
इनके उत्तर पर अब हम गौर करते हैं। मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है मैक्रो शब्द समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष के रूप में आप लिख सकते हैं कि यह समूह की संरचना पर ध्यान नहीं देता। समष्टि अर्थशास्त्र के कई दोष आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे, इनमें से किसी भी एक दोष को चुन करके आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर समूह की संरचना पर ध्यान नहीं देना शब्द को इस्तेमाल किया है, क्योंकि कई बार जो भी हम अभी तक बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ते आए हैं उसमें विजातीय समूहों की समस्या और सजातीय समूहों की समस्या से संबंधित पॉइंट आते गए हैं। इन्हें भी आप समष्टि अर्थशास्त्र के दोषों पर लिख सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र विजातीय समूहों की समस्या पर ध्यान नहीं देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र सन 1929 की महामंदी के पश्चात आया। इसके बाद अगला प्रश्न है व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है व्यापार चक्रों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, क्योंकि व्यापार चक्र जो है वो व्यापार चक्रों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े समूहों की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर है समष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि बड़े समूहों की समस्या को व्यष्टि अर्थशास्त्र हल नहीं करता बल्कि समष्टि अर्थशास्त्र ही हल कर पाता है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है? इसका सही उत्तर है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं और इनका पारस्परिक और घनिष्ठ संबंध है। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक के जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न बैंक में, उसमें अध्याय 1 के इन प्रश्नों को हमने शामिल किया है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय के। आशा है यह आपके लिए उपयोगी होंगे और इनके द्वारा आपको अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलेगी। इसके बाद हमारा जो प्रश्न बैंक का जो अगला प्रश्न है उसमें प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन उन प्रश्नों को हमें इस अध्याय में शामिल नहीं करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। छमाही परीक्षा के हिसाब से हम इन प्रश्नों की ओर तैयारी कर सकते हैं। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों को हम शामिल करते हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के लिए हमने इसको शामिल किया है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के आधार के रूप में हमने यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हैं। एक तो ये प्रतिनिधि सिद्धांत अंतर का आधार और दूसरा है व्याख्या। छात्रों, अगर आप अंतर के आधार को बिंदु बना करके व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर लिखते हैं तो यह आपके पूरे अध्ययन को बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर देगा। साथ ही यह आपके उत्तर लिखने के ढंग को भी पूर्ण करने में सहायक होगा। इसके लिए आप सदैव अंतर लिखने के लिए आप इस तरीके के 4 कॉलम का प्रयोग, 4 बिंदुओं का प्रयोग जरूर करें, जिसमें क्रमांक, अंतर का आधार, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इस तरीके से मैंने शामिल किया है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है प्रतिनिधि सिद्धांत। प्रतिनिधि सिद्धांत में मैंने लिखा है कि यह सीमांत विश्लेषण या मूल्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और समष्टि अर्थशास्त्र आय व रोजगार सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा बिंदु अंतर के आधार में मैंने लिखा है यह वैयक्तिक इकाइयों में उच्चावचन की व्याख्या करता है और समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने लिखा है कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। प्रश्न बैंक का अगला प्रश्न है इसी अध्याय से। हमें ये सारे प्रश्न छमाही परीक्षा के हिसाब से जरूर तैयार करने हैं और अगर हम इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट इस यूनिट से पूरा क्लियर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो
बच्चों, अगर तुमने इकोनॉमिक्स की किताब में देखा होगा तो सबसे अच्छी परिभाषा इसमें बोल्डिंग की है। बोल्डिंग की परिभाषा को अगर आप शामिल करते हैं, चाहे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हो, बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही उचित है कि समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, अपितु इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इनका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं अपितु सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं अपितु राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। इसके बाद प्रश्न बैंक का अगला प्रश्न जो मैंने इसमें जिसका उत्तर मैंने लिखा है, समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताओं में मैंने दो बिंदुओं को शामिल किया है। पहला है व्यापक दृष्टिकोण और गतिशील अर्थव्यवस्था का महत्व। व्यापक दृष्टिकोण यह राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय आर्थिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है और छोटे छोटे शहरों को महत्व नहीं देता, और वहीं गतिशील अर्थव्यवस्था के महत्व में कि यह गतिशील अर्थव्यवस्था को महत्व प्रदान करता है। चूंकि ये प्रश्न 2 नंबर के हैं, अतः अगर इन प्रश्नों को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इनके डिटेल्स में, इनकी व्याख्या में ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, बस इतना भी लिख देना हमारे लिए पर्याप्त होगा। प्रश्न बैंक का अगला प्रश्न इसमें है, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखिए। 2 महत्व, चूंकि ये 2 नंबर प्रश्न मैंने शामिल किए थे, 2 नंबर के प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में दिए थे, अतः इसको मैंने इस तरीके से शामिल किया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के 2 महत्व में पहला महत्व मैंने लिखा है आर्थिक नियोजन में सहायक, और दूसरा महत्व मैंने लिखा है सामूहिक व्यवहारों का मूल्यांकन। तो इन दोनों बिंदुओं के अलावा अन्य कोई भी जो और बिंदु आपकी किताब में हो, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष लिखिए। तो इसमें समूह की संरचना पर ध्यान नहीं देना और अव्यवहारिक निष्कर्ष, ये 2 बिंदुओं को शामिल किया गया है समष्टि अर्थशास्त्र के 2 दोष के रूप में। चूंकि इस अध्याय में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, अतः इनके बहुत ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर को मैंने शामिल नहीं किया, और जिनको भी किया है वह केवल अब इस अध्याय को समझने के लिए ही किया है। इसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण पर निर्भरता को समझाइए। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र की समष्टि विश्लेषण में आवश्यकता या निर्भरता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की आधारशिला है, क्योंकि जब तक हम वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमको समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण से प्राप्त ज्ञान, समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण हम सही ढंग से नहीं कर सकते। साथ ही दूसरा बिंदु है कि अर्थव्यवस्था की जानकारी के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी शामिल करना चाहते हैं तो हमें परिवारों, फर्मों और व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि उनके व्यवहार का अध्ययन के बिना हम अर्थव्यवस्था की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अंतिम प्रश्न के उत्तर में मैंने समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता को समझाइए, इसमें मैंने व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता निर्भरता को समझने के लिए दो बिंदुओं को शामिल किया है। पहला है साधनों के पारिश्रमिक निर्धारण की समस्या। कोई भी उत्पादक अपने साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण अपनी फर्म के सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि साधनों के पारिश्रमिक पर समूची अर्थव्यवस्था में प्रचलित साधनों के पारिश्रमिक का प्रभाव पड़ता है। इसलिए समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। और अगला बिंदु है विक्रय के निर्धारण की समस्या। कोई भी फर्म अपना किराना माल तभी बेच पाएगी जब केवल उस वस्तु की उत्पादित कीमत पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज में नागरिकों की क्रय शक्ति कितनी है। और इस प्रकार मैंने लगभग इसके 5-6 प्रश्नों को शामिल करके इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो राष्ट्रीय आय का लेखांकन से संबंधित होगा। सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ और उनके प्रश्नों के उत्तर को एक साथ शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। अतः इस वीडियो को यहीं विराम दे करके अगले वीडियो में मैं राष्ट्रीय आय के लेखांकन से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तरों पर फोकस करूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।